ऑनलाइन स्टडी के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम फिर से लेकर आ गए हैं क्लास 10th के लिए साइंस का वीवीआई प्रश्न। साइंस का जो है वीवीआई प्रश्न है, यानी कि मॉडल पेपर है, जो आपको इस वीडियो में मिलने वाला है और ये जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो कृपया करके इस वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है, ताकि इसका फायदा जो है आपके एग्जाम में मिले। ठीक है, चलिए इसमें जो भी प्रश्न है हम देखते हैं एक एक करके और अच्छे से देखते हैं ताकि इसका फायदा हमें अच्छे तरह से मिल सके। ठीक है, चलिए इसमें पहला सवाल क्या है कि घरेलू वायरिंग में 3 तार होते हैं। घरेलू वायरिंग जो होते हैं उसमें 3 तार होते हैं, विद्युतमय, उदासीन और भू संपर्कित। तो इन तारों के जो रंग होते हैं कैसे कैसे होते हैं, तो ये जो होते हैं लाल, काला और हरा, ये 3 रंग के तार होते हैं, लाल, काला और हरा। ठीक है, चलिए उसके बाद है दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है। तो चुंबक के भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा जो होगी वो होगी दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर होता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर सवाल देखते हैं कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो जल विद्युत संयंत्र जो है वो स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। किसको? स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है कि नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो नरौरा नाभिकीय संयंत्र जो है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। क्या आंसर हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में। नरौरा नाभिकीय संयंत्र उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेमी है, तो उसकी फोकस दूरी होगी। तो वक्रता त्रिज्या 40 है तो फोकस दूरी जो होगी वो 2 हो जाएगा बटा में, तो कट के आंसर 20 cm, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। क्या हो जाएगा आंसर? सी नंबर। यानी कि त्रिज्या 40 सेमी है तो फोकस दूरी F बराबर r/2 होता है। तो r यानी वक्रता त्रिज्या 40, उसका 2 से तोड़ेंगे, यहाँ है 2 तो 20 cm आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 6 नंबर है कि आवर्धन का ऋणात्मक मान बतलाता है कि क्या बतलाता है आवर्धन का ऋणात्मक मान, तो वो हो जाएगा वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब उल्टा, यही मान जो है दर्शाता है। ठीक है, चलिए 7 नंबर से देखते हैं। यहाँ 7 नंबर क्या है कि वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो वास्तविक वस्तु का जो आभासी प्रतिबिंब बनेगा वो समतल दर्पण में बनेगा। किसमें बनेगा? समतल दर्पण में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है कि पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है। तो पुतली के साइज को जो नियंत्रित करता है वो परितारिका होता है। क्या होता है? परितारिका जो है पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। ठीक है, चलिए 9वां नंबर सवाल है कि ऊर्जा के सभी रूप में अनंत स्रोत किसे माना जाता है। तो ऊर्जा के सभी रूप में अनंत स्रोत जो है वो सूर्य को माना जाता है। सूर्य जो है पृथ्वी पर अनंत स्रोत जो है ऊर्जा के देते हैं। तो ऊर्जा के अनंत स्रोत कौन है? सूर्य है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। तो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जो आवश्यक है वो यूरेनियम है। क्या हो जाएगा आंसर? यूरेनियम। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि पवन चक्की से उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन की न्यूनतम वेग होनी चाहिए। तो पवन चक्की से जो ऊर्जा प्राप्त करना होगा तो उसके लिए जो पवन की चक्की की जो वेग होनी चाहिए वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद है कि धातुओं में धारावाहक होते हैं। तो धातुओं में जो धारावाहक होते हैं वो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। धातुओं में धारावाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, उसके बाद है कि कौन रंग है जिसको खतरे में सिग्नल के रूप में मतलब उपयोग किया जाता है। तो खतरे के रूप में जो है वो लाल रंग का उपयोग किया जाता है। आपको कुछ अच्छे से पता है कि खतरे में जो है लाल रंग का उपयोग किया जाता है। ठीक है, 14 नंबर है कि किस वर्ण का तरंग दर सबसे अधिक है। तरंग दर जो अधिक होता है वो लाल रंग का होता है। किसका होता है अधिक? लाल रंग का तरंग दर अधिक होता है। ठीक है, उसके बाद है कि टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना है। तो टिंडल प्रभाव जो है वो प्रकाश के परिकीर्णन से के द्वारा होता है। प्रकाश के परिकीर्णन के द्वारा जो है टिंडल प्रभाव होता है। ठीक है, 16 नंबर है कि निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन में 3 अबंध है। तो 3 तो जो है यहीं पर दिख रहा है, तो हाइड्रोकार्बन में 3 अबंध हो जाएगा C3H4। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा, ये नहीं होगा। चलिए 17 नंबर देखते हैं। यहाँ से 17 नंबर थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। हाइड्रोकार्बन कौन है। तो हाइड्रोकार्बन जो है वो C6H12O6, ये ग्लूकोज का सूत्र भी होता है, आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोकार्बन जो है C6H12O6 ये ग्लूकोज का सूत्र होता है, वही है। ठीक है, अगला है कि निम्न में कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो वो हो जाएगा C2H4। ठीक है, 19 नंबर कि किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। किस किस चीज पर निर्भर करता है। तो चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर और चालक की प्रकृति पर, यानी कि इसका राइट आंसर उपयोग सभी हो जाएगा। ठीक है,
चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, तो उपयोग सभी पर। ये सब सवाल जो है VVI होता है और आपके एग्जाम में बहुत बार ऐसे जो है सवाल पूछे गए हैं। पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन बैंक जब देखिएगा तो आपको पता लगेगा। और हम क्वेश्चन बैंक भी आपको कराने वाले हैं, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि उसका भी फायदा आपको मिले। ठीक है, चलिए आम मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, तो आम मीटर को जो विद्युत परिपथ में जो है वो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। कैसे जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में। ठीक है, तो 21 नंबर देखते हैं कि प्रकाश तरंगे होती है, तो प्रकाश तरंगे जो होती है कैसे होती है, तो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। प्रकाश तरंगे जो होती है तो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। ठीक है, नेक्स्ट 22 नंबर देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है, तो बुझा हुआ चूना जो है वो CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है। ठीक है, चलिए 23 नंबर है कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है, तो चीनी का जो रासायनिक सूत्र है वो C12H22O11 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, C12H22O11 चीनी का रासायनिक सूत्र हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, विद्युत फ्यूज काम करता है, तो विद्युत फ्यूज जो काम करता है वो धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है। किसके, धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए ऐसे ऐसे सवाल जो है आपके क्वेश्चन बैंक में देखने को मिलेगा, तो हम ऐसे सवाल ही इस वीडियो में लाए हैं कि आपको जो है फायदा मिले और अच्छा से जो एग्जाम में जो है आपका नंबर आए। ठीक है, चलिए 25 नंबर है कि यदि किसी नरम लोहे को धारावाही कुंडली में बंद करके रख दिया जाए तो क्या बनेगा, तो नरम लोहे से जो है वो विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विद्युत चुंबक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है 26 नंबर कि विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है, तो विभक्त वलय का जो उपयोग है वो विद्युत मोटर में किया जाता है। किसमें, विद्युत मोटर में विभक्त वलय का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है कि विद्युत ऊर्जा का जो है व्यापारिक मात्रक क्या है, तो विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक जो मात्रक है वो यूनिट है। क्या है, यूनिट है। ठीक है, उसके बाद है कि अति भारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है, तो अति भारण के समय जो है वो विद्युत धारा अधिक बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, अधिक बढ़ जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट कि सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है, तो सौर कुकर में जो है वो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण। ठीक है, उसके बाद है कि 1 यूनिट एम्पियर जो है कितना होता है, वो होता है 10⁻⁻6 एम्पियर के बराबर होता है। कितना, 10⁻6 एम्पियर के बराबर। ठीक है, उसके बाद है कि पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण क्या है, तो वो हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन। तो इसमें अपवर्तन नहीं दिया है तो इसमें से किसी का नहीं होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद है कि कठोर जल को मृदु बनाने के लिए सोडियम किस यौगिक के साथ गर्म किया जाता है, रखा जाता है, तो Na2CO3 इसके साथ जो है रखा जाता है। ठीक है, उसके बाद है कि कार्बन के 2 अपर रूप हैं, इसके अलावा तीसरा अपर रूप क्या है, तो कार्बन के जो 2 अपर रूप होते हैं वो हीरा और ग्रेफाइट होते हैं, लेकिन तीसरा पूछ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, फ्लोरीन कार्बन जो है कार्बन का तीसरा अपर रूप है। ठीक है, चलिए 34 नंबर से देख लेते हैं। 34 नंबर यहाँ होगा, यहाँ क्या कहता है देख लीजिए कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो भोजन का जो पचना है वो उपचयन अभिक्रिया होता है। क्या होता है भोजन का पचना, उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट सवाल, कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है, तो कौन सी गैस जो है वैश्विक ऊष्मन यानी गर्मी का कारण होता है, जिससे गर्मी होता है तो CO2 हो जाएगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसके कारण जो है बहुत गर्मी धरती पर, पृथ्वी पर हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे सवाल पढ़िए और मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ऐसे वीडियो आपको मिलने वाले हैं, क्वेश्चन बैंक भी आपको कराने वाले हैं, तो जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, उसका भी फायदा आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मन का कारण है, तो CO2 है, इसके कारण गर्मी बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक है, उसके बाद निम्न में कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है, तो कौन सा जो है स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है वो प्राकृतिक गैस है। कौन हो जाएगा, प्राकृतिक गैस। ठीक है, इसमें देखिए ऐसे ऐसे सवाल ही लाए गए हैं जो आपके एग्जाम से सीधे टकराने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखिए, लेड नाइट्रेट चून को एक परत नली में लेकर गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं निकलेगा, तो समझ जाइए कि ये धुआं क्या है, तो ये जो है लेड नाइट्रेट को गर्म कर रहे हैं, तो इसमें नाइट्रोजन के डाइऑक्साइड में प्राप्त होगा, नाइट्रेट इसमें है, इसमें भी नाइट्रोजन के डाइऑक्साइड प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की धुआं हो जाएगा। ठीक है, 38 नंबर देखिए कि निम्न में कौन अवकारक है, तो अवकारक पूछ रहा है तो H2 हो जाएगा, H2 जो है एक अवकारक होता है। उसके बाद देखिए जठर रस का पीएच मान लगभग है, तो जठर रस जो होता है उसका पीएच मान 1.2 है। कितना है, जठर रस का पीएच मान 1.2 होता है। ठीक है, ऐसे ऐसे सवाल आपके एग्जाम में आते हैं। देखिए यहाँ सब जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा देखिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए और ऐसे ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। पीतल किसका उदाहरण है, तो पीतल जो है वो मिश्र धातु का उदाहरण है। पीतल क्या होता है, तो ये पीतल जो है एक मिश्र धातु होता है, तो उसी का उदाहरण है। ठीक है, चलिए उसके बाद है
कि निम्नलिखित में से किस धातु पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो किस धातु पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है, तो सोना पर। सोना को जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसमें कभी जंग नहीं लगता है। तो ये किस धातु पर वायु का प्रभाव नहीं है, तो सोना पर। ठीक है, चलिए उसके बाद है निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन देता है। तो पीएच का क्षार जो होता है वो 7 से अधिक होता है। तो इसमें 7 से अधिक कौन है, 13 है। 13 आंसर हो जाएगा। क्षार बोला है तो क्षार तो जो 7 से अधिक होता है ना, 7 से अधिक कौन है, 13 है। वर्ग 1 के तत्व कहलाते हैं। तो वर्ग 1 के जो तत्व कहलाते हैं वो क्षार धातु कहलाते हैं। कौन, क्षार धातु। ठीक है, उसके बाद है कि अधातु के ऑक्साइड जल में घुलकर क्या बनाते हैं। तो अधातु के ऑक्साइड जो है जल में घुलने पर अम्ल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, अम्ल बनाते हैं अधातु के ऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। तो बॉक्साइट जो है वो एल्युमिनियम का अयस्क है। किसका अयस्क है बॉक्साइट, तो एल्युमिनियम का अयस्क होता है। ठीक है, उसके बाद जो है 46 नंबर देखते हैं कि एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया कर कौन सा गैस बनाता है। तो एथेनॉल जो है सोडियम से मिलकर H2 गैस बनाता है, यानी कि हाइड्रोजन गैस। ठीक है, H2 गैस हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिए कि सोडियम जिंकेट, यहाँ देखिए सोडियम जिंकेट का रासायनिक सूत्र क्या है। तो सोडियम जिंकेट का जो रासायनिक सूत्र होता है वो Na2ZnO2, Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट का रासायनिक सूत्र है। ठीक है, चलिए कौन अक्रिय तत्व है, अक्रिय तत्व कौन है बताइए। तो हीलियम जो है He यानी हीलियम जित अक्रिय तत्व होता है। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा, हीलियम अक्रिय तत्व। उसके बाद देखिए कि सिरका में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो सिरका में जो है वो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद है CNG का पूरा नाम है। तो CNG का जो पूरा नाम है वो संपीड़ित प्राकृतिक गैस है। CNG का पूरा नाम क्या है, तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG का पूरा नाम है। ठीक है, उसके बाद है कि निम्नलिखित में कौन सहसंयोजी यौगिक है। इनमें कौन सहसंयोजी यौगिक है, तो ये क्या हो जाएगा, CH4 हो जाएगा। ठीक है, मीथेन सहसंयोजी होता है। चलिए नेक्स्ट 52 नंबर, मानव में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है। तो मानव में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र जो होता है वो सेरिब्रम होता है। कौन होता है, सेरिब्रम। ठीक है, चलिए 53 नंबर यहाँ से देख लेते हैं। 53 नंबर क्या है कि किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं। तो किशोरावस्था में जो होने वाले परिवर्तन है उसे हम प्यूबर्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्यूबर्टी। ठीक है, उसके बाद है कि कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है। तो कीट के पंख जो है और चमगादड़ के पंख जो है वो समजात अंग होते हैं। क्या होते हैं, समजात अंग। ठीक है, उसके बाद है कि नेफ्रॉन पाया जाता है। तो नेफ्रॉन किस में पाया जाता है, तो ब्रीक में पाया जाता है। किसमें, ब्रीक में जो है नेफ्रॉन पाया जाता है। ठीक है, ईस्ट में जन्म होता है। तो ईस्ट में जन्म जो है कैसे होता है, तो मुकुलन द्वारा होता है। ईस्ट में जन्म किसके द्वारा होता है, मुकुलन द्वारा होता है। ठीक है, उसके बाद है कि यूरिया का निर्माण होता है। तो यूरिया का जो निर्माण होता है कहाँ होता है, तो यकृत में होता है। इसमें यकृत में यूरिया का निर्माण होता है। ठीक है, उसके बाद है कि निम्नलिखित में कौन सा घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। तो कौन सा घटक जो है हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, तो विटामिन भी जरूरी है, खनिज भी जरूरी है, पोषक तत्व भी जरूरी है। यानी कि इनमें से सभी आंसर हो जाएगा। हमारे शरीर के लिए इनमें से सभी जो है जरूरी है। ठीक है, उसके बाद है कि ऑक्सीजन का वाहक कौन है। तो ऑक्सीजन का जो वाहक है वो RBC है, रेड ब्लड सेल। RBC ऑक्सीजन का वाहक कहलाता है। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन VVI प्रश्न होते हैं, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को पढ़िए आप, ताकि अच्छा से अच्छा रिजल्ट आता है। उसके बाद देखिए घन पर्टी। घन पर्टी जो है एक उदाहरण है। कौन चीज का उदाहरण है घन पर्टी, तो ये कीटभक्षी पादप का उदाहरण है ये घन पर्टी जो है। ठीक है, राइट आंसर कीटभक्षी हो जाएगा। उसके बाद है कि तापमान, वर्षा तथा पवन पर्यावरण के कैसे कारक है। तो तापमान और वर्षा ये जो है भौतिक कारक होते हैं। कौन कारक होते हैं, भौतिक कारक होते हैं। ठीक है, उसके बाद कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। तो श्वसन तंत्र से जो है वो निमोनिया संबंधित है। श्वसन तंत्र निमोनिया इससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये बच्चों में ज्यादा होता है। चलिए उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा संवाहक ऊतक है। तो जाइलम और फ्लोएम, इस फ्लोएम और जाइलम जो है B या C दोनों आंसर हो जाएगा। फ्लोएम और जाइलम में जो है संवहन ऊतक होता है, B और C दोनों आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कि जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है। तो जैव विविधता का विशिष्ट स्थल जो है वो 1 है। क्या हो जाएगा, 1 है जैव विविधता का विशिष्ट स्थल। उसके बाद है कि पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है। तो साइटोकाइनिन जो है वो लंबाई में वृद्धि करता है, तने में भी वृद्धि करता है और प्रकाश की ओर पादप को मोड़ता है। तो इनमें से क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 66 नंबर है। 66 नंबर क्या है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। तो मस्तिष्क का जो है वो अनुमस्तिष्क जो है इस संतुलन बनाए रखता है। अनुमस्तिष्क क्या आंसर हो जाएगा, अनुमस्तिष्क जो है मस्तिष्क में वो संतुलन बना कर रखता है। उसके बाद है देखिए कि प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक कौन था। तो प्रयोगशाला में जो है वो कार्बनिक यौगिक पूछ रहा है इसमें से। तो इसका जो
आंसर हो जाएगा वो NH2CONH2, यानी कि यूरिया जो है प्रयोगशाला में सबसे पहले बनाया जाए, क्या हो जाएगा यूरिया, ठीक है, NH2CONH2, ठीक है। उसके बाद है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। तो ऑक्सीजन का जो संतुलन बना रहता है प्रकाश संश्लेषण से। प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो ऑक्सीजन नया नहीं आ पाएगा, तो इसलिए प्रकृति में ऑक्सीजन संतुलन कैसे बनाता है, प्रकाश संश्लेषण से, ठीक है। उसके बाद है 69 नंबर कि ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु हैं। तो ओजोन का सूत्र O3 होता है, तो इसमें कितने परमाणु हैं, 3। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 परमाणु होते हैं, ठीक है। उसके बाद 70 नंबर देखते हैं, यहाँ से 70 नंबर आ गया कि यहाँ क्या है कि हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है। तो हीमोग्लोबिन की कमी से जो है वो एनीमिया होता है। क्या होता है हीमोग्लोबिन की कमी से, एनीमिया होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एनीमिया हीमोग्लोबिन की कमी से होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है। तो रेजिन एवं गोंद जो है तो पुराने जाइलम में संचित रहता है, कहाँ, पुराने जाइलम में, ठीक है। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से किसे रक्त बैंक के नाम से जाना जाता है। तो रक्त बैंक जो है वो प्लीहा को कहा जाता है, क्योंकि उसी में रक्त जो है वो जमा रहता है। तो रक्त बैंक कौन है, प्लीहा, ठीक है। उसके बाद है कि हृदय के वेस्मों का शिथिलन क्या कहलाता है। हृदय के वेस्मों का शिथिलन जो है डायस्टॉल कहलाता है। शिथिलन क्या कहलाता है, डायस्टॉल, ठीक है। चलिए उसके बाद है कि टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है कहाँ से। तो टेस्टोस्टेरोन जो है वो वृषण से स्रावित होता है, कहाँ से, वृषण से, ठीक है। उसके बाद देखिए कि हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है, किसके द्वारा होता है। तो तंत्रिका एवं रसायनों दोनों द्वारा होता है, किसके द्वारा, तंत्रिका एवं रसायनों दोनों द्वारा, ठीक है। उसके बाद है कि पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन का कारण है। तो पत्तियों का जो मुरझाना है तो किसके कारण, तो एबासिस अम्ल के कारण, एबासिसिक अम्ल के कारण जो है पत्तियां पेड़ के मुरझा जाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए कि पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है। पादप में फ्लोएम जो है भोजन का संवहन करता है और जाइलम जो है जल का। तो यहाँ पूछा है फ्लोएम तो भोजन का संवहन हो जाएगा, वहीं जाइलम यहाँ लिखा रहता तो जल का हो जाता। उसके बाद देखिए 78 नंबर, एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं। तो आप मुंह में दांत गिनेंगे कितने हैं, आपका तो 28 होंगे, लेकिन वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं, 32 होते हैं, ठीक है, 32। निम्नलिखित में से नर युग्मक कौन है। तो नर युग्मक जो है वो शुक्राणु होता है, नर में पाया जाता है शुक्राणु, ठीक है। और जिब्रेलिन्स, जिब्रेलिन्स है, जिब्रेलिन्स क्या है, तो एक हार्मोन है। जिब्रेलिन्स क्या है, एक हार्मोन है। चलिए आज जो है इस सेट या 80 का एक सेट था, 80 प्रश्नों का एक सेट था, इसमें जो है आपको 80 जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो चलिए ऐसे ऐसे वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और क्वेश्चन बैंक भी आपको लेकर आने वाले हैं, तो उसका भी फायदा आपको मिलने वाला है। तो चलिए आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।